हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेविड क्रेडिट क्लासेस। मैं अभिजीत आज एक नया चैप्टर लेके आया है। चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन, विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको दो चैप्टर है, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू। चैप्टर वन विदाउट एडजस्टमेंट एंड चैप्टर टू विथ एडजस्टमेंट। तो आज हम आप लोगों को विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं आपको क्या बोला था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, इसके बाद क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डाटा। तो आज हम इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे। हमारा एक बिजनेस का टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट आए या लॉस आए। तो हमने पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस निकाला। अब ट्रायल बैलेंस से हमें ये बिजनेस का प्रॉफिट है और लॉस क्या हो रहा है वो निकालना है। इसके बाद जो हमारा बिजनेस पोजीशन है, उसका पोजीशन मतलब उसका कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, किस किस को पैसा देना है, कहाँ से पैसा आ सकता है, ये सब एक स्टेटमेंट बनाना है। उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसमें से पहले हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। उसके लिए हमें दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बोलते हैं इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे है उसको इवेल्युएट करते हैं। इसमें प्रॉफिट भी आ सकते हैं, इसमें लॉस भी आ सकते हैं। इसके बाद पोजीशन बनाएंगे, पोजीशन को बोलते हैं बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों के मिल के बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब देखो, financial statements are an important source of information for evaluating the performance and purpose of a firm and prospects of a firm. तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। और क्या है इसका? परफॉर्मेंस। ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो तीन अकाउंट हम बनाते हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट एंड नंबर थ्री शेड्यूल्स एंड नोट्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये तीनों चीज बनाने का ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है? किस लिए हम बनाते हैं? टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर वैल्यू निकालने के लिए ये तीन अकाउंट खोलना जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड शेड्यूल ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट्स। एंड और क्या है? टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट से बोलते हैं। पहले बताया था ना फाइनल अकाउंट से। देखो, तो इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स इन नोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और ग्रॉस लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर का अंदर, अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल टू लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर के अलग अलग 30 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करके नया अकाउंट्स बन जाता है 1 अप्रैल। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स इन नोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एंड और ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड का अंदर। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी नोन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि उस बिजनेस का
नेट प्रॉफिट कितना है या नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है, परफॉर्मेंस कैसे है, नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। एंड लास्ट, बैलेंस शीट provides complete information related to the assets, liabilities and capital of the business of a particular date. At a particular date, एक पर्टिकुलर डेट में बैलेंस शीट, जैसे ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट में हम बनाते हैं लेजर बैलेंस को टैली करने के लिए, लेजर बैलेंस सही है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट सही है कि नहीं, ऐसे बैलेंस शीट बनते हैं किसी पर्टिकुलर डेट में, किसी पर्टिकुलर डेट में बनाते हैं कंपनी के एसेट्स कितना है, कंपनी का लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है, ठीक है, ये निकालने के लिए, कंपनी का पोजीशन निकालने के लिए बैलेंस शीट क्या पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे है, किस टाइप की कंपनी है, उसका पोजीशन क्या है। अब प्रिपरेशन में हमने पहले बताएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ क्या क्या खर्चे इसमें आते हैं, कुछ खर्चा होता है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है जो कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको, जैसे हमें मशीन खरीदा, एक पैन खरीदा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, पैसे चला गया, ऐसे खर्चा आया हमारा, इसको क्या कैपिटल नेचर, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, 1 अप्रैल 31 मार्च तक, इसका अंदर जो खर्चा होगा, इसका अंदर जो खर्चा हमारा होगा, मतलब एक साल के अंदर जो खर्चा हमें करना है, इसका बेनिफिट हमें आगे नहीं मिलेगा, एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है क्या, कुछ खर्चा है जिसको हम कैपिटल तो बोल नहीं सकते, फिर वो रेवेन्यू भी नहीं है, क्योंकि उनसे जो बेनिफिट है ना वो 2-3 साल के अंदर हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग अब तो 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर 2-3 साल में इसका बेनिफिट मिलेगा तो उस टाइप का जो खर्चा है उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म नहीं मिलते हैं, 2-3 साल के अंदर ही इसका बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए सपोज 3 साल बेनिफिट मिलेगा तो उसको हम कैलकुलेशन करेंगे इस साल प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाना है, अगला साल प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाना है, उससे अगला साल प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में कितना दिखाना है, तो वो हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स, कुछ रिसिप्ट्स होता है जो कैपिटल नेचर का होता है, जैसे क्या है, हमने शेयर बेचा, शेयर बेच के पैसा है, डिविडेंड बेच के पैसा है, हाँ, ये सब कैपिटल नेचर का होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड और क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो रिसिप्ट्स एक साल का अंदर, जैसे रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये चीज हो गया। इसका आगे हम देखेंगे, मैंने बोला था कि फाइनल अकाउंट्स में हमें 3 चीज करना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाते हैं। इसका फॉर्मेट ऐसे है, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड, देखो ये पूरा साल का जो एक्सपेंस हो गया या इनकम हो गया उसको हम ट्रायल बैलेंस पे उसका फिगर आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस से हम फिगर ले लेंगे, इसे लिखते हैं फॉर द ईयर एंड, जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे। फॉर्मेट कैसे होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड में डेट नहीं होता है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज, ठीक है। डेबिट साइड में क्या होता है, पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक, हमारा स्टॉक कितना है, मतलब जो भी हमारा है माल जो बचा हुआ है स्टॉक में पड़ा हुआ है वो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक में। नेक्स्ट, परचेस, जो हमने माल परचेस किया, और परचेस से हमेशा परचेस रिटर्न लेस हो जाता है, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परचेस से हमेशा, अगर ट्रायल बैलेंस से परचेस रिटर्न है आउटवर्ड है तो परचेस से लेस करके इनर कलम में ये फिगर लिख देंगे, टोटल करके जो भी फिगर आएगा वो आउटर कलम में हमें लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई सामान को ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, मतलब जो हमें जरूरी है, सामान तो परचेस किया और सेल करने के लिए जो खर्चा करना हमारा जरूरी है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगा। जैसे डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, जो हमने लेबर को दिया, जब प्रोडक्शन होगा तभी तो लेबर का पैसा पे करेंगे, तो ये डायरेक्ट खर्चा है। फ्रेट इनवर्ड मतलब किसी को फ्रेट दिया डायरेक्ट माल लाने के लिए तो उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। जैसे कैरेज पे किया माल लाने के लिए तो कैरेज इनवर्ड। पावर एंड फ्यूल, मतलब लाइटिंग, फ्यूल, डीजल, इसमें यूज होता है ना, ये सब भी डायरेक्ट है। फ्रेट एंड कार्टेज,
ये भी डायरेक्ट है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसिव, कोई प्रोडक्शन कर गया, कोई एक्सपेंस है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं? बाय सेल्स, जो जितना माल हमने सेल किया वो आ जाएगा। तो इसमें से ध्यान रखना, इसमें से हमेशा लेस होगा रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। सेल्स से लेस होगा रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। अब ये इनर कलर में इसको लिखेंगे, इनर कलर में इसमें, आउटर कलर में नेट फिगर लिख देंगे। ऐसे कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक ले लिया था, माल और परचेस किया, प्रोडक्शन हो गया, अभी क्लोज कुछ माल सेल भी हो गया, अब कुछ क्लोजिंग स्टॉक में तो होगा, जो स्टॉक में होगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर कोई अपना माल लॉस हो गया, स्टॉक में शायद आग लग गया, कुछ माल जल गया, चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस, जो जनरल नहीं होता है लेकिन एबनॉर्मल होता है, वो भी अगर इससे कुछ हो गया तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद देखो ये सेल हो गया, हाँ ये सेल हो गया, और ये हो गया आपको परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक, ये खर्चा। तो सेल्स में से ये सब माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये प्रोडक्शन के लिए जो हमारा प्रॉफिट हो गया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो यहाँ लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रोडक्शन करने के लिए सेल्स से परचेज माइनस करने के बाद, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसको आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। अगर लॉस है, ग्रॉस लॉस, ये भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होता है। एक साथ दो चीज़ तो नहीं आ सकती, आइदर प्रॉफिट आएगा और लॉस आएगा, ये फॉर्मेट है, इसलिए हम दोनों चीज़ आपको दिखा दिया। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में होगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में होगा। ठीक है, दोनों एक अगर प्रॉफिट है तो ये लॉस नहीं आएगा, अगर लॉस आए तो प्रॉफिट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो दोनों ही, चाहे प्रॉफिट हो, ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड के हैं तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में चले जाएगा। अगर लॉस है तो ये क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। ये समझ गया ट्रेडिंग अकाउंट? तो एग्जाम में आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट आ सकता है, एक ट्रायल बैलेंस दे देंगे, ट्रायल बैलेंस सारे लेजर का बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है, ट्रायल बैलेंस टैली है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करना है। अगर पुट करोगे ट्रायल बैलेंस टैली हो तो ट्रेडिंग अकाउंट्स भी आपको टैली होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इसमें से, या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, जो भी है। तो इसे पता चलेगा कंपनी का डायरेक्ट प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट से सेल्स से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान, ये हमें आइटम दे दिया, ये आइटम आप देख लेना, इस टाइप का होता है। डेबिट साइड में होता है खर्चा, क्रेडिट साइड होता है इनकम। इनकम में क्या है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, ग्रॉस लॉस। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, ट्रेड, तो डायरेक्ट खर्चा। इसके बाद हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ के, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देयर आर अदर एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ के बाकी जो खर्चा है वो सारे प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। एंड इनकम व्हिच इज shows profit and loss account for net profit or net loss of the business। तो ये डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट खर्चा जो है, डायरेक्ट खर्चे का छोड़ के, और क्रेडिट साइड में जो इनडायरेक्ट इनकम है वो सारे लिख के, जो प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, अगर प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट बोलेंगे उसको, लॉस आएगा तो नेट लॉस बोलेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सटेंशन ऑफ किसका एक्सटेंशन है? ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी है। तो देखो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट ऐसे होता है, सेम फॉर्मेट में बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट हो गया, और सेम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ठीक है, अब देखो अगर प्रॉफिट हो हाई ट्रेडिंग अकाउंट में तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहाँ सीडी हो गया या बीडी हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में सीडी डेबिट साइड में, या क्रेडिट साइड में बीडी हो गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया ट्रेडिंग अकाउंट से आ गया, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट
डेबिट साइड में होता है वो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये लिख देंगे। अगर लॉस है तो लॉस किधर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आते हैं बाय ग्रॉस लॉस सीडी, और ये आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस बीडी। ट्रेडिंग अकाउंट से मैं ट्रेडिंग अकाउंट लेके रखा है ना, और ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर कराएगा, ये आ गया। क्लियर? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर क्या आ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अगर लॉस है तो लॉस ट्रांसफर का आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ में डायरेक्ट एक्सपेंस साइड लिखा था, यहाँ देखो यहाँ में लिखा अदर एक्सपेंसेस हमने यहाँ सॉरी लिखते जाएंगे। जैसे टू सैलरी, स्टाफ को सैलरी दे रहे, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये ऑफिस में स्टाफ बैठते हैं ना। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो है वेजेस थे लेबर को, तो डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट चला गया। लेकिन जो ऑफिस में बैठते हैं ऑफिस स्टाफ जो है उसको हम सैलरी देते हैं, तो सैलरी यहाँ आ जाएगा। ऐसे रेंट, रूम का रेंट देना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी यहाँ आ जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेन पेंसिल यूज़ करते हैं उसके लिए खर्चा आएगा, वो भी यहाँ आ जाएगा। पोस्टेज खर्चा, कुरियर वगैरह करते हैं ना, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। लाइटिंग खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा यहाँ आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वो भी यहाँ आ जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सारे देखो इनडायरेक्ट खर्चा है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम नहीं लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। है तो उनकी एक्सटेंशन, कुछ जगह में क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक साथ ही बना लेते हैं, एक ही फॉर्मेट बना देते हैं। वहाँ ग्रॉस ऑफिस सी डी हो जाता है, अब लॉस होगा तो CDBD हो जाता है। फिर देखो ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है स्टाफ का एक्सपेंस, स्टाफ का सैलरी, DA, बोनस, ये सब होता है ना, उसे एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग, ये हो गया आपका अदर एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, माल्स जो आप सेल करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उनके लिए भी कुछ खर्चा होता है, वो भी सारे यहाँ आ जाता है। इस कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल करने के लिए हमने कैरेज पे किया, बाहर से किया। एडवर्टाइजमेंट, ये भी खर्चा है, देखो एडवर्टाइजमेंट तो डिफॉल्ट होता है। ये छोटा अमाउंट है तो इस साल मिल लेंगे, और बड़ा अमाउंट है डिफॉल्ट लेंगे, जितने इस साल में आता है इस साल लेंगे, बाकी बैलेंस में शो कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट करेंगे। कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स। बैड डेट्स से मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है। बैड डेट्स होता है जो डेटर्स को हमने क्रेडिट सेल किया है उससे पैसा मिलेगा, हमें पता है कुछ पैसा नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसको हम बैड डेट कर देते, खर्चा दिखा देते हैं और ये लिखते हैं बैड डेट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल अगर एक्सपोर्ट किया तो उसके लिए खर्चा होता है। पार्किंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। अब कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो भी क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड, किसको डिस्काउंट दिया, रिपेयर, किस कोई चीज़ रिपेयर किया, डिप्रिशिएशन में पता है, मैंने पढ़ा है मशीन को डिप्रिशिएशन होता है, प्रॉफिट लॉस पर हर साल चार्ज करना, मीटिंग जितना डिप्रिशिएशन होगा हर साल प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दिया जाएगा। पहले मैं बताया था ना, तो वही है डिप्रिशिएशन। इस साल का जो डिप्रिशिएशन है, चाहे स्टेट लाइन में हमने किया, चाहे डिविजिंग बैलेंस में हमने किया, जो भी डिप्रिशिएशन इस साल का होगा वो इस करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में लिख देंगे। इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैंक को इंटरेस्ट काट लिया, बैंक चार्ज काट लिया, सारी चीज़ें आ जाता है। इसके अलावा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कोई इंटरटेनमेंट लिए खर्चा किया तो वो भी आ जाएगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई सेल एसेट तो डिप्रेशन में हमने किया था ना, एसेट सेल किया था तो एक प्लांट मशीन सेल किया था, लॉस हो गया था, तो वो लॉस यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट से। इसके बाद रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से रेंट मिला है, डिस्काउंट रिसिप्ट, किसी डिस्काउंट मिला है, कमीशन रिसिप्ट, सारे इनकम है, जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर का अंदर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैड डेट रिकवर्ड, जिसे बैड डेट मैंने क्या बोला था कि क्रेडिट सेल किया था उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा नहीं आएगा, हमने उसको खर्चा दिखा दिया था, लेकिन 4 से 4-5 साल पहले हमें ऐसे कुछ खर्चा मैंने बैड डेट दिखा दिया था जो अचानक रिकवर्ड हो गया, अचानक डिटेल्स दे दिया, हमें उम्मीद नहीं था लेकिन दे दिया, तो पैसे आ गया तो बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमने डेबिट साइड में लिखा, ऐसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को हमने
क्रेडिट से हम लिखेंगे इनकम है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से कोई इनकम आए तो भी यहाँ लिखेंगे, एंड बाई मिसलेनियस इनकम, कोई मिसलेनियस इनकम आए तो भी यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर नेट लॉस है तो इधर आएगा, नेट प्रॉफिट है तो इधर आएगा। ये देखो, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बैलेंस शीट में। ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। इससे हमें पता चल गया कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हमें पता चल गया कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, इसका प्रॉफिट है लॉस है। इसके बाद हमें एक पोजीशन स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब कंपनी का पोजीशन क्या है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट और पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसका फॉर्मेट ऐसे होता है बैलेंस शीट एज ऑन। इसको एज ऑन क्यों लिखते हैं? किसी पर्टिकुलर डेट में इसको बनाया जाता है। ये कोई फॉर द ईयर एंड डेट नहीं है, पूरा साल का नहीं है, एक किसी पर्टिकुलर डेट में। फिगर कहाँ से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ हम लिख देंगे। इससे पहले क्या है हमारा? कैपिटल। ये देखो ये फॉर्मेट क्या होता है? तो लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, राइट साइड एसेट्स। ठीक है, क्लियर? अब पहले क्या? कैपिटल, जो ओनर्स जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल साथ कैपिटल में क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। कैपिटल का ओपनिंग कितना था? कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया तो वो ऐड हो जाता है। अगर इंट्रोड्यूस जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ गया ना, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर मालिक अपना पर्सनल काम के लिए कुछ पैसा उद्योग कर लिया, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, वो लेस हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। मालिक ने इनकम टैक्स पे कर दिया तो इनकम टैक्स लेस हो जाएगा कैपिटल से। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पे कर दिया तो ये भी लेस हो जाएगा। करके जो फिगर आएगा वो ये बाहर करना। पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर ये एड लेस जो भी है, जैसे नेट प्रॉफिट जो ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स लेस होता है, इनकम टैक्स लेस होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। समझ गया? इसके बाद रिजर्व। मैंने आपको पहले बोला था कि जो प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट होता है, उससे कुछ पोर्शन हमें काट के रखते हैं रिजर्व में, क्योंकि बाद में वो यूज हो जाता है। रिजर्व पढ़ा था तो मैंने बताया था, रिजर्व जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, कौन रिजर्व कौन सा काम में लगते हैं यही मैं बताया था। तो जो भी है, अगर रिजर्व में कुछ पैसा हमने काट के रखा है तो मालिक का ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही पोर्शन है, तो उसको अलग से इसे दिखाया कि कोई काम आ गया तो उसको यूज कर लेंगे, नहीं है तो मालिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दे देंगे, बाद में ले लो भाई तुम्हारे पैसे ले लो। तो उसको बोलते हैं रिजर्व। ये कैपिटल का बाद आते हैं। फिर आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। अगर किसी लॉन्ग टर्म लोन दिया तो यहाँ आ जाएगा। फिर आते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब जो लायबिलिटीज अभी आपको पे करना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो बाद में 3-4 साल बाद लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन करंट लायबिलिटीज जो है ये आपको इमीडिएट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही पेमेंट करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? मैंने बोला था जैसे किसी स्टाफ मार्च का सैलरी 20,000 है, उन्हें घर गया 5,000 उनको दिया नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग दिखा था प्रॉफिट लॉस में, हमने आउटस्टैंडिंग करके सो के तक खर्च तो पूरा दिखाना प्रॉफिट लॉस में पूरा जाए पे किया, 5,000 आउटस्टैंडिंग है, वो लायबिलिटी है ना, लेकिन वो करंट लायबिलिटी है। ऐसे वो मई जून में आ जाएगा तो पैसा दे देंगे उसको, इसके बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। सन्डी क्रेडिटर्स क्या है? उधार में माल परचेस किया, हमने माल परचेस किया लेकिन क्रेडिट में, तो वो चीज हमें पहले पे करना पड़ेगा। बिल्स पे बिल, कोई बिल्स हमें पे करना है वो भी इमीडिएट करना है, तो उसको बोलते हैं बिल। आपको मैं बाद में बताऊंगा बिल क्या होता है। बिल्स पे बिल तो वो भी यहाँ आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से जो हमने उधार लिया उसको तो पे करना है बैंक को, तो बैंक इंटरेस्ट लगाता रहेगी, तो इस करंट ईयर के अंदर ही हम सोचेंगे इसको पे कर देंगे, तो इस भी करंट बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी हो गया। तो ये लायबिलिटी साइड हमारा पूरा हो गया, इसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, एसेट साइड अभी आ गया। एसेट साइड, एसेट साइड में पहले हमने किया नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहले गुडविल। गुडविल क्या है, कैसे इसका वैल्यूएशन होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, आप लोग मैंने समझाया था। ठीक है, गुडविल होता है, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ गुडविल क्या होता है। गुडविल होता है जिससे कोई दुकान का, कोई बिजनेस का बहुत सारे रेपुटेशन है मार्केट में, आपने सोचा भाई यहाँ से माल लेंगे तो माल सही होगा, ब्रांडेड है, तो उसको बोलते हैं गुडविल। उसको मार्केट में गुडविल है तभी तो लोग जा रहे हैं उसके पास, शायद उनका पैसा ज़्यादा है
सभी लोग उनके पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनका गुडविल है। तो वो गुडविल जो है वो एक एसेट होता है ना उस बिजनेस का, तो उसका वैल्यूएशन होता है। कैसे वैल्यूएशन होता है वो बाद में आपको समझाएंगे। तो वो गुडविल की वैल्यूएशन का जितना भी आएगा उतना यहाँ लिख देंगे, चाहे एक्यूरेट ना हो कुछ तो आ जाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू तो हो जाएगा। नेक्स्ट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स जैसे हमारा ये देखो, ये ट्रेडमार्क्स है ना, ट्रेडमार्क्स है। तो ये ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट, पेरेंट्स जैसे कोई किताब लिखते हैं तो उसको कॉपीराइट मिलते हैं, पेटेंट्स मिलते हैं, उसको पैसा मिलता है ना। जो कुछ नोबेल नोबेल मगा लिखते हैं कि कुछ किताब लिखते हैं उसको, वो तो एसेट होता है नहीं, तो उसका वजह से भी वो भी एक एसेट को शो करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने का तरीका है वो बता देंगे बाद में आपको, अभी जरूरत नहीं है, तो वो लिख देंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, आपको लैंड एंड बिल्डिंग एक कैपिटल नेचर का है, एसेट है, ये भी लिखना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, लूज टूल्स मतलब छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे मशीनरी जो यूज होता है उसको बोलते हैं लूज टूल्स। फर्नीचर। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट किया हमने, खर्च किया, तो वो भी एसेट है हमारा। इधर तो लॉन्ग टर्म लोन और इधर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर करंट एसेट्स, जैसे करंट लायबिलिटी था ऐसे करंट एसेट्स होता है। ठीक है, करंट एसेट्स में देखो क्या होता है, एक्रूड इनकम मतलब प्रीपेड इनकम। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपने देखा होगा 1 साल का प्रीमियम देते हैं। सपोज जुलाई 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक लिया, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च से खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का जो पेमेंट हम हमें प्रीमियम दिया है, ये हमारा प्रीपेड है, मतलब उस साल के लिए, उस करंट ईयर्स के लिए प्रीपेड है, अगले साल में देखना है। लेकिन हमने इस साल में पे किया ना, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। इनकम हो रहा है लेकिन इनकम हमने एक्रूड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। और एक्रूड इनकम हमारा हो गया जो हम जैसे बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट किया तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, हमें जब 5 साल बाद जब विड्रॉ करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन बैंक हर साल हमें इंटरेस्ट देते रहते हैं, हर साल अकाउंट, लेकिन हम लेने जाएंगे तो हमें देंगे नहीं। लेकिन हमारा इनकम है ना, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। और प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस का आपने अभी बोला वही है। क्लोज स्टॉक, स्टॉक में हमारा कितना पड़ा हुआ है हमारा, वो आ जाएगा। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स मतलब डिफरेंट डेटर्स है जिसको हम क्रेडिट सेल किया उससे पैसा मिल रहा है, उसको बोलते हैं डेटर्स। अगर ये बैड डेट है, कोई परमिशन किया बैड डेट, तो इससे लेस हो जाता है बैड। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या करंट, ये करंट है क्योंकि ये जल्दी पैसा आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, जैसे बिल्स पेबल है ऐसे बिल्स रिसीवेबल है। कैश एट बैंक, बैंक में पैसा है, और कैश इन हैंड, सारे करंट है। तो इसके बाद इसका हम यहाँ टोटल कर देंगे, यहाँ टोटल कर देंगे, तो हमारे ये दोनों साइड टैली हो जाएगा। इस लाइबिलिटी साइड एसेट साइड टैली हो जाएगा। जो लाइबिलिटी है वही तो एसेट्स है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है, वो भी डेबिट क्रेडिट टैली होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंसिंग में उतार दिया तो दोनों साइड टैली हो जाएगा। ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अगर टैली नहीं हो रहा है तो आपको कहीं गलती हो रहा है, तो इसको बोलते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये 3 फॉर्मेट आपको बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का एग्जाम आपको एग्जाम में आ जाएगा। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस भी आ सकते हैं, या तीनों मिला के आ सकते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों मिला के एक साथ आ सकते हैं। कैसे बनाएंगे? फिर ट्रायल, हमारा बेस होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगर टैली है तो ये भी टैली हो जाएगा। ट्रेडिंग में नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस से कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी लायबिलिटी हो तो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो यह है हमारा फाइनल अकाउंट्स का, हमने आपको बता दिया कि फाइनल अकाउंट्स कैसे होता है और कैसे इसका। अच्छा, बैलेंस शीट के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको। बैलेंस शीट है एक पोजिशनल स्टेटमेंट, इसका डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट और है लिक्विडिटी बेस्ड। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं पता है? लिक्विडिटी बोलते हैं जो कैश है, कैश तो उसे मोस्ट लिक्विडिटी, और जो बहुत जल्दी कैश हो जाएगा ना उसको उतना ज्यादा लिक्विडिटी है। कैश के बाद बैंक, कैश तो हमारे हाथ में ही है, वो सबसे पहले लिक्विडेशन है। लिक्विडिटी मायने, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? एकदम से लिक्विड चीज। उसके बाद बैंक होता है। बैंक के बाद क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल।
फिर इन्वेस्टमेंट, फिर शॉर्ट टर्म, ऐसे सबसे कम लिक्विडिटी होता है गुडविल, यानी गुडविल तो मिलेगा नहीं। फिर पेटेंट कॉपीराइट्स, फिर लैंड बिल्डिंग, कैपिटल में से सब इसमें टाइम लगेगा। टाइम लिक्विड एसेट तो हमारा है एसेट, लेकिन उतना लिक्विड नहीं है जितना कैश है या बैंक है। तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस से करना है तो इसको उल्टा लिखेंगे, पहले कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, फिर बिल्स स्टोर, फिर लास्ट पे आएगा गुडविल। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड। अगर लायबिलिटी साइड में करना है, लायबिलिटी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्या है, बैंक वाटर, सबसे पहले बैंक वाटर को पे करना है, फिर बिल्स पेबल, फिर सिंडिकेटर्स, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें भी क्या होता है, अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस करना है तो पहले बैंक वाटर लिखेंगे, फिर बिल्स पेबल लिखेंगे, फिर सिंडिकेटर्स लिखेंगे, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे, और लास्ट में कैपिटल। कैपिटल सबसे कम लिक्विड है। तो अगर लिक्विड प्रेफरेंस करना है तो जस्ट उल्टा। एक और मेथड आ गया जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ऊपर ऐसे, ये क्या होगा, वर्टिकल मेथड, और हॉरिजॉन्टल मेथड एक होता है। हॉरिजॉन्टल मेथड होता है पहले एसेट लिख देंगे सारे, टोटल कर लेंगे, फिर नीचे लायबिलिटीज लेंगे, टोटल कर लेंगे। एक ही बात, वर्टिकली करो और हॉरिजॉन्टली करो। इधर लिखो, पहले एसेट लिखो सारे, टोटल कर दो, नीचे लायबिलिटी लिख के टोटल कर दो, दोनों टोटल बराबर हो गए। तो बैलेंस शीट में डिफरेंट टाइप फॉर्मेट होता है, लेकिन ये फॉर्मेट सही है, आप कैसे भी हो कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो मैंने एक फॉर्मेट देके दिखा दिया, जनरली ये फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 1 पार्ट। अब पार्ट 2 पार्ट जो है उसमें क्या है, उसमें यही है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे देंगे जिसका एडजस्टमेंट आपको करना है। तो एग्जाम पर्पज के लिए एक आपको 2 चैप्टर है, एक तो चैप्टर 1 विदाउट एडजस्टमेंट एंड चैप्टर 2 विद एडजस्टमेंट। तो आज हम विदाउट एडजस्टमेंट कैसे होता है समझा दिया। एग्जाम मैंने करा दूंगा, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अगला क्लास में मैं कराऊंगा एग्जाम। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है विथ एडजस्टमेंट चल जाएगा, विथ एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, आज हम यही क्लास कंप्लीट करते हैं, सब्सक्रिप्शन जरूर कर देना। आज फिर चलते हैं।